जी कैफ 8 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 39। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 17 कंप्लीट किया था, ऑडिट सैम्पलिंग वाला। उसके आपको होम असाइनमेंट दी गई थी और होम असाइनमेंट मेजोरिटी ने किया। आज ये मेरी तसल्ली है, हाँ जी तसल्ली हुई जैसे मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने होम असाइनमेंट किया, शाबाश। आज हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है उनको डिस्कस करेंगे सैम्पलिंग के, और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे जो कि है रिलेटेड पार्टीज। पहले हम क्वेश्चन की डिस्कशन करते हैं, बल्कि उससे भी पहले कंसेप्ट आपने पढ़े हो, उसमें कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। जी सर एनोमली में भी आपने बोला था हम प्रोसीजर एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो जो शेयरिंग कॉमन फीचर्स उसमें भी ये बात लिखी हुई थी कि प्रोसीजर जी जी बिल्कुल, तो ये भी दोनों में कॉमन। हाँ जी। हमने एनोमली में कंसेप्ट ये पढ़ा था कि एनोमली को प्रोजेक्शन में यूज नहीं किया जाता। उसकी रीजन क्या, क्यों नहीं यूज किया जाता? क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन नहीं होती। वो साल में कोई वन ऑफ इवेंट की वजह से, एक्सेप्शनल एबनॉर्मल सिचुएशन की वजह से राइज होती है। चूंकि वो हर महीने अगर नहीं हुई होती तो हम हर महीने उसको प्रोजेक्शन में यूज नहीं करते। प्रोजेक्शन में यूज करने का मतलब ये होता है कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो बाकी की पॉपुलेशन में भी एग्जिस्ट कर रही है, हालांकि वो एनोमली। उसको हम प्रोजेक्शन में तो यूज नहीं करते, लेकिन फिर क्या करते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या होता था? उसका करते ये थे कि फिर उसमें हम अपने प्रोसीजर्स को बढ़ा देते थे। जैसे हमें पता चला कि एक मिस स्टेटमेंट ऐसी है जो टेम्परेरी एम्प्लॉय ने की है, तो हम उसे प्रोजेक्शन में यूज नहीं करते, लेकिन फिर सोचते हैं कि टेम्परेरी एम्प्लॉय ने ये मिस स्टेटमेंट की है, उसने और मिस स्टेटमेंट भी की होंगी, तो उस टेम्परेरी एम्प्लॉय की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उनमें हम अपने प्रोसीजर्स को बढ़ा देते हैं। सिमिलर कंसेप्ट था कॉमन फीचर्स में। जब हमें एक से ज्यादा मिस स्टेटमेंट या डेविएशन नजर आए और उनमें कोई चीज कॉमन आ रही हो, जैसे फर्ज कीजिए कि वो सारी की सारी इंटरेस्ट से रिलेटेड, हम किसी बैंक में, अब रियल एग्जांपल देता हूं, एक बैंक का मॉडिट करने के लिए उसमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हुए एक एरर हमारे सामने आया। एक ब्रांच में, दूसरी ब्रांच में गए उसमें भी वो एरर सामने आया, तीसरी ब्रांच में गए उसमें भी एरर सामने आया। जब ये फीचर, बाकी की ट्रांजैक्शन ठीक होती थी, अब हमने बैठ के सोचा कि ये इंटरेस्ट जो है कॉमन फीचर इसमें क्या है कि इसमें जितने भी मिस स्टेटमेंट है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस के में आ रही हैं, ठीक है। तो फिर हमने थोड़ा सोचा कि इसका मतलब है इसकी रीजन कुछ और हो सकती है, ट्रेंड है ना, तो इसका मतलब है यही मिस स्टेटमेंट दूसरे ब्रांचेस में भी होंगी। इसकी रीजन क्या हो सकती है? हो सकता है इसके जो सॉफ्टवेयर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर रहा है उसमें कोई गलत हो। हमने कहा बाकी की ट्रांजैक्शन छोड़ो, इस सॉफ्टवेयर में जो प्रोग्राम फीड किया गया इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए उसको चेक करो। उसको चेक किया तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था। आपको रीजन बता देता हूँ। थ्योरेटिकली एग्जाम में आपने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी होती है एक महीने की, कैसे करते हैं? इंटरेस्ट अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाइड बाय एक महीने की कैलकुलेशन करनी है तो 1/12। प्रैक्टिकली ऐसे नहीं कैलकुलेशन होती। प्रैक्टिकली 1/12 प्रैक्टिकली होती है 30 डिवाइडेड बाय 365 या 28 डिवाइडेड बाय 365। आप कहेंगे सर तकरीबन उतना ही आता है, तकरीबन उतना ही, लेकिन जिसका बिजनेस ही इंटरेस्ट का हो उसके लिए छोटा सा राउंडिंग ऑफ एरर भी मिलियंस का एरर बन जाता है। और इंडिविजुअली इमटेरियल इस केस में, क्योंकि इसकी हर ट्रांजैक्शन ही तकरीबन उसमें ये फार्मूला मटेरियल हो सकते थे, तो इसलिए ज़हन में रखिए यही हमें स्टैंडर्ड बताता है कि जब आपके सामने कोई मिस स्टेटमेंट डेविएशंस आए उनमें कोई भी कॉमन फीचर कोई भी हो सकता है। हो सकता है कोई सेम प्रोडक्ट में एरर आ रहा हो, सेम एम्प्लॉय गलती कर रहा हो, एक ही ब्रांच के अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हो, या जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी एक ही एरिया जो है उसमें गलती रिपीट हो रही है। तो फिर हमने उस कॉमन फीचर्स को अंडरस्टैंड करना है, उस ट्रेंड को अंडरस्टैंड करना है कि किस वजह से आ रहा है और अब इसकी वजह से और किस किस जगह पे मिस स्टेटमेंट हो सकते हैं। आपको अगर पता चले, एक क्लाइंट गाइड कर रहे हैं, उसमें सैंपल उठाया था, उसमें 4,999 रुपए की 4 मिस स्टेटमेंट, 4,999 की 4 ट्रांजैक्शन आई थी सैंपल में, चारों गलत। अब कॉमन फीचर्स है इसमें, आप एज ऑडिटर क्या करेंगे? आप कहेंगे भाई 4,999 की और जितनी भी ट्रांजैक्शन है ना वो सारी निकाल लो। तो ये है कॉमन फीचर। कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आए तो हमने, वो हमारे लिए रिस्क का बायस होती है, हमने उसको, उस लिंक को फिर फॉलो करने की कोशिश करते हैं। क्लियर? तो ये जो स्पेसिफिक प्रोसीजर वाली बात है ये वो एनोमली के केस में भी कर रहा है कि आप उस स्पेसिफिक एनोमली को सामने रखते हुए उस जगह के पे प्रोसीजर अपने बढ़ा दें, और सिमिलर वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी एक बात कर रहा है। ये समझ आ गया? अच्छा, अब एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा कि सर इवैल्यूएशन में मैंने एक लाइन पढ़ी, उस लाइन में क्या लिखा हुआ था कि इवैल्यूएशन ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल इफ प्रोजेक्टेड डेविएशन रेट इज बिलो टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन। ये आपने पढ़ा? समझ आ गया? उन्होंने कहा सर
इसका मतलब है कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, ऑडिटर कैन रिलाई ऑन इंटरनल कंट्रोल एंड कैन डिक्रीज सब्सटेंटिव टेस्टिंग। मैंने कहा सर पहले तो हमने ये पढ़ा था फैक्टर्स में, अब फैक्टर्स में भी जरा है। फैक्टर्स में तो ये पढ़ा है कि अगर कंट्रोल्स पे रिलाई करना है तो सैंपल साइज इंक्रीज होना चाहिए। यहां पे कह रहा है कंट्रोल्स पे रिलाई कर सकता है और सैंपल साइज डिक्रीज होना चाहिए। डिक्रीज हो जाएगा सैंपल साइज में, प्रोसीजर डिक्रीज हो जाएंगे। तो ये कौन से, जब हमने रिलाई करना हो ज्यादा तो हमारा काम ज्यादा नहीं होना चाहिए। फैक्टर्स में तो हाँ ये कंसेप्ट था। ये सब्सटेंटिव टेस्टिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं है, टेस्ट ऑफ डिटेल। कंप्लीट कंसेप्ट ये हुआ अगर आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पे रिलाई करना चाहते हैं तो आपको सैंपल साइज फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल ज्यादा करना पड़ेगा। और अगर कंट्रोल स्ट्रांग निकलते हैं उसके बाद तो फिर आप सब्सटेंटिव टेस्टिंग कम कर देंगे। भाई ये बात समझ आ गया, ये बात समझ। तो फिर सब्सटेंटिव टेस्टिंग हमने क्या करनी है, कम कर देनी है, ठीक है। अच्छा फिर स्टूडेंट ने कहा अगला सवाल, भाई ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई आप सर? उसने कहा अच्छा सर फिर ये फैक्टर टेस्ट ऑफ डिटेल में होना चाहिए था कि इफ कंट्रोल्स आर स्ट्रॉन्ग तो सैंपल साइज फॉर टेस्ट ऑफ डिटेल शुड रिड्यूस। इफ कंट्रोल्स आर स्ट्रॉन्ग तो सैंपल साइज शुड रिड्यूस। तो यहां पे तो वो नहीं आ रहा। वो क्यों? देखिए इसकी एक रीजन तो ये है कि हमने रूल पढ़ा हुआ कि स्टैंडर्ड ने जो फैक्टर्स हमें बता दिए है ना, हमने वही फॉलो करना। ये एक सिंपल रीजन आपको दे रहा हूं। एक जो दूसरी इसकी वैलिड रीजन है ना वो ये कि अगर कंट्रोल स्ट्रांग होना, ये वाला फैक्टर यहां पे लिखा हुआ है कि अगर कंट्रोल स्ट्रांग है आपके प्रोसीजर्स कम हो जाएंगे। कोई स्टूडेंट बता सकता है कहां पे लिखा हुआ है कि कंट्रोल स्ट्रांग होंगे तो सैंपल साइज फॉर टेस्ट ऑफ डिटेल कम हो जाएगा? ये सेकंड वाले पॉइंट में लिखा हुआ है, एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट। क्योंकि कंट्रोल्स के स्ट्रांग होने से आपको पता है रिस्क इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है और एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट उससे इफेक्ट होती है। तो ये बात आपको समझ आ गई कि अगर कंट्रोल्स पे ज्यादा रिलाई करना चाहते हैं, प्लान कर रहे हैं, तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल का सैंपल साइज ज्यादा होगा। और अगर कंफर्म हो गया कि कंट्रोल ठीक है, रिलाई कर चुके हैं, तो फिर टेस्ट ऑफ डिटेल का सैंपल या सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स का कम हो जाए। यहां पे सब्सटेंटिव टेस्टिंग से मुराद सब्सटेंटिव प्रोसीजर है। भाई ये बात समझ आ गई? और कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सारे मैंने कमिट किया था सारे क्वेश्चन करवाने। हम इंशाल्लाह पूरी बुक वॉल्यूम 1 का एक एक क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करेंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। और फिर उसके साथ साथ वॉल्यूम 2 के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको एक लेवल पे लेके आना चाह रहा हूँ, ठीक है। इस वीक में इंशाल्लाह बुक आ जाएगी हमारी वीकेंड तक वॉल्यूम 2 की। फिर मैं आपको वॉल्यूम 2 में से होम असाइनमेंट देना शुरू करूंगा। अभी मैंने पहले बताया होम असाइनमेंट पे हाथ मैंने होला रखा हुआ है ताकि आप रिवीजन करते रहें, कंसेप्ट बिल्ड करते रहें। अब जो है ना इस वीकेंड से होम असाइनमेंट्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह बुक आ जाएगी। इन केस अगर ना भी आई ना तो फिर आपको अलग से मैं क्वेश्चन दिया करूंगा, लेकिन आपकी होम असाइनमेंट स्टार्ट हो जाएगी वॉल्यूम 2 की इस वीकेंड से। ज़हनी तौर पे तैयार रहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका जो आप बता रहे हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। मैनेजमेंट से, हाँ, किस केस में? अगर प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट से ज्यादा हो, हम क्या करते हैं? प्रोजेक्ट, एक मिनट भाई आप बताइए, अगर प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट टॉलरेबल से ज्यादा हो हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट ज्यादा है टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट से, हम क्या करते हैं? हम फौरन ओपिनियन दे देते हैं कि पहले कुछ फर्दर प्रोसीजर क्या करते हैं? हाँ जी, खुद काम करते हैं कि मैनेजमेंट से कहते हैं? क्या कहते हैं कि मैनेजमेंट फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करेगी तो हम क्या करेंगे? मैनेजमेंट ये काम करेगी तो हम क्या करेंगे? थोड़ा सोचे तो सही। इसमें हम जो हमें चूंकि इंडिकेशन मिल रही है कि पॉपुलेशन में मिसस्टेट हमने अभी आइडेंटिफाई नहीं की हुई, लेकिन हमें इंडिकेशन मिल गई कि पॉपुलेशन में बहुत सी मिस स्टेटमेंट्स है। हम उनको खुद भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं, मैनेजमेंट से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आइडेंटिफाई कर। अगर मैनेजमेंट उसको आइडेंटिफाई करती है तो याद रखिए हमने उसके काम को चेक करना है कि उन्होंने ठीक किया कि नहीं किया, ठीक है। लेकिन जब तक हमारे सामने वो एक्चुअली मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई होकर सामने नहीं आ जाती, याद रखिए हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते।
ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है। अगर मजीद फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करने से भी आपको मिस स्टेटमेंट नहीं मिलती तो फिर ये अनमोडिफाइड ओपिनियन आप देंगे। लेकिन अगर मजीद प्रोसीजर परफॉर्म करने से आपको वो मिस स्टेटमेंट मिल जाए जो कि आपकी सैम्पलिंग इंडिकेट कर रही थी, क्योंकि देखिए सैम्पलिंग से जो प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट होती है ना वो एस्टिमेटेड मिस स्टेटमेंट होती है, एक्चुअल नहीं होती। हम कभी भी अपना ओपिनियन मॉडिफाई नहीं कर सकते एस्टिमेटेड मिस स्टेटमेंट की बेस पे जब तक वो एक्चुअली हमारे सामने ना। तो फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करने से ये जब हमारा प्रोजेक्टेड ज्यादा है और टॉलेबल कम है ना, तो इसमें हम उसको कंफर्म करने की कोशिश करते हैं फर्दर प्रोसीजर से। फर्दर प्रोसीजर से अगर हमारे सामने मिस स्टेटमेंट आ जाए और वो मटेरियल हो जाए तो हम ओपिनियन मॉडिफाई कर देंगे, वरना अगर फर्दर प्रोसीजर से मिस स्टेटमेंट सामने नहीं आती तो अनमोडिफाइड ओपिनियन होगा। ये बात समझ आ गई? और जी हाँ, ये जो हम फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं ना ये अब सैम्पलिंग से हटके कर रहे हैं, वरना तो वो हमने वो लाइन लिख दी ना, सैम्पलिंग डज नॉट प्रोवाइड रीजनेबल बेसिस फॉर आवर कंक्लूजन। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हमने ये कह दिया सैम्पलिंग डज नॉट प्रोवाइड रीजनेबल बेसिस फॉर आवर कंक्लूजन, इसका मतलब ये हुआ हम किसी रीजनेबल कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सके सैम्पलिंग की मदद से। तो क्या हमें किसी रीजनेबल कंक्लूजन में पहुंचना ही नहीं चाहिए कि पहुंचना है? पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे? सैम्पलिंग तो कर नहीं सकते अब। सैम्पलिंग तो अब ये जो फर्दर उसने प्रोसीजर बताया हुआ ना आपको, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6 के एंड पे मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करना है कि इन्वेस्टिगेट करना है और अपने प्रोसीजर को रिवाइज करना है, ठीक है। तो ये यही काम कर रहे हैं हम, ये सैम्पलिंग से हटके है काम। ये जो हाँ जी, टू मेक एडजस्टमेंट का मतलब है जो मिस स्टेटमेंट्स हमें इंडिकेट हो रही हैं उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करवाने के लिए जी, वो मिस स्टेटमेंट नहीं, पहले मिस स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के लिए। इसका अल्टीमेट दूसरा मतलब ये भी है कि अपने ओपिनियन के लिए। क्यों? क्योंकि मिस स्टेटमेंट अगर क्लाइंट रिकॉर्ड कर देता है तो हम अनमोडिफाइड ओपिनियन देंगे, और अगर क्लाइंट मिस स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करता तो मॉडिफाइड देंगे। तो यूं कहना कि हम फर्दर प्रोसीजर इसलिए परफॉर्म करते हैं ताकि वो जो हिडन एडजस्टमेंट्स है वो हमारे सामने आ जाए, ये बात भी ठीक है। और यूं कहना कि हम फर्दर प्रोसीजर इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं ताकि हम अपना ओपिनियन, अपना कंक्लूजन डिसाइड कर सके क्या देना है, ये भी ठीक है। दोनों एक ही बात है, क्योंकि मिस स्टेटमेंट सामने आई तो क्लाइंट रिकॉर्ड करता है या नहीं करता, इस पे हमारा ओपिनियन कंक्लूजन बेस कर रहा होगा। क्लियर हो गई ये बात? और कोई क्वेश्चन? जी हाँ, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, शाबाश। उन्होंने कहा सर टेस्ट ऑफ कंट्रोल की वैल्यूएशन में तो हमने ये नहीं कहा था कि डज नॉट प्रोवाइड रीजनेबल बेसिस, बल्कि उसमें तो हम फौरन कंक्लूजन पे पहुंच गए थे। उसमें ओपिनियन नहीं देना होता। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में चूंकि हम ओपिनियन नहीं देते, टेस्ट ऑफ कंट्रोल के रिजल्ट की बेस पे डिपेंड करता है हमारा अगला स्टेप टेस्ट ऑफ डिटेल, उसमें क्या होगा। ओपिनियन नहीं देते इसलिए उसमें कंक्लूजन दे दिया हमने, लेकिन टेस्ट ऑफ डिटेल की बेस पे चूंकि ओपिनियन देते, इसके बाद तो और कोई नहीं ना प्रोसीजर आ जाता है, तो इसीलिए इसमें हमने हमारा कंफर्म होना जरूरी है। कंट्रोल्स में हम ओपिनियन हरगिज नहीं देते, बिल्कुल भी नहीं देते, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हैं, वो रिस्क असेसमेंट, ओपिनियन हरगिज नहीं देते, बिल्कुल भी नहीं देते। प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट, अगर प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट ज्यादा है, इनका क्वेश्चन यह टॉलरेबल से, क्या हम अपना सैंपल साइज इंक्रीज नहीं कर सकते? देखिए उसका मतलब टेक्निकली ये होगा कि आप उसी एरिया के ऊपर दोबारा से सैंपलिंग कर रहे हैं इंक्रीज सैंपल साइज के साथ, तो इससे ज्यादा बेहतर ये है कि आप स्पेसिफिक प्रोसीजर की तरफ चले जाए, क्योंकि आपको पता चल रहा है ना मिस स्टेटमेंट है। अब रिस्क, अब जितनी इंफॉर्मेशन अब आपको है ना, जब सैंपलिंग को परफॉर्म कर लिया उतनी स्टार्ट में नहीं थी, अब आपको बेहतर असेसमेंट कर सकते हैं कि किस जगह पे मिस स्टेटमेंट हो सकती है। तो इसके बाद ज्यादा बेहतर यही होता है, करना चाहे सैंपल साइज इंक्रीज कर भी सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर अगर प्रोजेक्शन ज्यादा आगे फिर क्या करेंगे, लेकिन ज्यादा बेहतर है स्पेसिफिक प्रोसीजर परफॉर्म। अपने तरीके से क्वेश्चन करें, आपने कहा बुक का और हमारा सेम हो सकता है, तो हम किसी जगह समझे कि 100% सिलेक्शन की बजाय स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर हमारा गलत कर रहा है। अगर हमारे सोल्यूशन में वो हमसे कोई कोर्स ऑफ एक्शन पूछता है, स्टूडेंट का क्वेश्चन है कोर्स ऑफ एक्शन पूछता है, और इसमें हमारी जजमेंट एग्जामिनर की जजमेंट से मैच नहीं करती, जैसे सैम्पलिंग में फर्ज कीजिए कि हम कहते हैं कि इसमें हैज़ार्ड सैम्पलिंग एप्रोप्रिएट है, और एग्जामिनर कह देता है कि जी इसमें सिस्टमैटिक भी चल सकते हैं, तो डिपेंड करता है कि आपने उसको एक्सप्लेन कैसे किया। अगर तो वो देखिए जजमेंट डिफरेंट हो सकती है, ये हम सबको पता है, ठीक है, एग्जामिनर को भी पता है। सिर्फ जजमेंट डिफरेंट होने से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होता, लेकिन समटाइम कहीं पे कुछ फैक्चुअल मिसस्टेटमेंट अगर आप करते हैं तब गलत होगा। यानी सिर्फ डिफरेंट होने का मतलब ये नहीं रहूंगा, वो डिपेंड कर, जैसे उसने कहा कि जी स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग कर रहे हैं, अब अगर तो सैम्पलिंग का लफ्ज सिर्फ सैम्पलिंग का लफ्ज लिखे, स्टैटिस्टिकल का वर्ड यूज ना करे, तो फिर आपने हैफेजर्ड कहा, उसने रैंडम कहा, दोनों ठीक है। लेकिन अगर उसने क्वेश्चन में स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग का वर्ड यूज कर दिया था
फिर आपने हैप्पैजार्ड लिखा और उसका रैंडम लिखा तो फिर आपका गलत है और उसका ठीक है। ठीक है, और वो 100% सिलेक्शन। हाँ, बाकी थोड़ा बहुत प्रोसीजर का फर्क हो सकता है आपके, और उससे गलत नहीं होगा आपका क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन? जी जी। सैंपल का डेविएशन रेट हमेशा प्रोजेक्टेड डेविएशन, पॉपुलेशन का डेविएशन रेट होता है। सैंपल डेविएशन रेट इज इक्वल टू प्रोजेक्टेड हमेशा। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में तो ये है, लेकिन टेस्ट ऑफ डिटेल्स में जो सैंपल की मिस स्टेटमेंट्स होती हैं और जो प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन सिर्फ एक है कि हम डेविएशन रेट परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। अगर आप टेस्ट ऑफ डिटेल्स में भी कैलकुलेशन करके उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे ना तो वो सेम आया करेगी परसेंटेज, टेस्ट ऑफ डिटेल्स में भी। लेकिन टेस्ट ऑफ डिटेल में चूंकि हम अमाउंट्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं, इसीलिए सैंपल की अमाउंट और पॉपुलेशन की अमाउंट में फर्क आता है। लेकिन अगर हमें कभी अगर ये मिस स्टेटमेंट भी परसेंटेज में कैलकुलेट करना होती तो फिर इसकी भी परसेंटेज सेम आया करती है। अच्छा, आपने एंड में न्यूमेरिक एग्जांपल की है, वो एक कंसेप्चुअल अच्छी एग्जांपल थी, और खासतौर पे आपने अपने हाथों से वो हर फिगर कैलकुलेट कर लिया जो उसके क्वेश्चन सोल्यूशन में यूज हो रही है। बस इसका मतलब है कि आपको बेसिक पता, आपको एप्लीकेशन पता चल गई सैम्पलिंग कैसे करते हैं। और कोई क्वेश्चन सैम्पलिंग में? कोई नहीं, चलिए अब डिस्कशन की तरफ चलते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 13 है, यू आर द ऑडिट मैनेजर ऑन ए क्लाइंट वेयर एन, सबसे पहले रिक्वायरमेंट, शाबाश। एज एन ऑडिट मैनेजर ऑफ द जॉब यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन हाउ ऑडिट एफिशिएंसी इज इंप्रूव्ड बाय यूजिंग द अबव टेबल। ये जो टेबल है इससे एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज हुई बताइए। ये स्ट्रैटिफिकेशन से क्या होता है? सैम्पलिंग रिस्क कम हो जाता है। ठीक है, सैम्पलिंग रिस्क कम, सैंपल साइज कम, और यही तो एफिशिएंसी होती है। लिस्ट 3 वेज इन विच सेल्स पॉपुलेशन में बी कैटेगराइज्ड। ये अब देखिए, आपको पता है ना क्लासिफिकेशन करने के डिफरेंट वेज है, क्लासिफिकेशन करने के डिफरेंट वे। मैं अगर आपसे कहूं इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनकी स्ट्रैटिफिकेशन करें, कितने तरीकों से स्ट्रैटिफिकेशन कर सकते हैं? एक एज के लिहाज से, मेल फीमेल के लिहाज से, उसके अलावा एजुकेशनल बैकग्राउंड के लिहाज से, इसके अलावा रीजन के लिहाज से, एफटीएस के लिहाज से एफटीएस के लिहाज से, ठीक है, असाइनमेंट के लिहाज से है, कितने स्टूडेंट असाइनमेंट की, कितने नहीं की। बिल्कुल, ये डिफरेंट। तो इसका मतलब है एक ही पॉपुलेशन को हम अपने पर्पस पे डिपेंड करता है, उस लिहाज से डिफरेंट वे में क्लासिफाई कर सकते हैं। एग्री करते हैं? तो मुझे बताइए उसी तरीके से जो सेल्स की पॉपुलेशन है इसको कितने हिस्सों में कैटेगराइज किया जा सकता है बताइए। उससे तो बड़ा हंस के बात कर रहे थे, मुझे भी हंस के बताएं। सेल्स पॉपुलेशन को कितने वेज में क्लासिफाई किया जा सकता है? डेटर्स की लाइफ पे। अच्छा, मैं सेल्स कह रहा हूं, डेटर्स की क्लासिफिकेशन नहीं कर रहा। एजिंग ना बोले कि एज वाइज क्लासिफाई कर, एज वाइज डेटर्स क्लासिफाई होते हैं, सेल्स क्लासिफाई नहीं होती एज वाइज। कैश सेल और क्रेडिट सेल, शाबाश। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कौन सी सेल इंपोर्ट होती है? अच्छा, लोकल और एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, लोकल एक्सपोर्ट। और कस्टमर वाइज, जैसे हमने पढ़ा था हॉस्पिटल्स, जैसे हमने पढ़ा था क्लिनिक्स वगैरह, वो वैसे भी तो सेल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, शाबाश शाबाश। और बताइए और किस तरीकों से सेल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं? बताएं बताएं, और कितने तरीकों से सेल्स क्लासिफाई हो सकती है? मंथ वाइज, शाबाश। प्रोडक्ट वाइज, शाबाश, बेहतरीन। रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, टाइप ऑफ कस्टमर वाइज। तो ये आपने देखा कि हम बहुत से तरीकों से सेल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, अब देखिए आगे क्या कह रहा है, गिव योर ओपिनियन ऑन द व्यूज एक्सप्रेस्ड बाय सोहेल। अपने ओपिनियन बताइए, ओपिनियन बताइए किसके व्यूज के ऊपर? सोहेल का व्यूज बताए और अदर टीम मेंबर। इसका मतलब है क्वेश्चन में उसने सोहेल का भी कोई ना कोई पॉइंट ऑफ व्यू बताया होगा और क्वेश्चन में उसने अदर टीम मेंबर्स का भी कोई ना कोई पॉइंट ऑफ व्यू बताया होगा। हमने अपने सैम्पलिंग के जितने भी कंसेप्ट्स हैं, हमने अपने सैम्पलिंग के जितने भी कंसेप्ट्स हैं उनको सामने रख के डिसाइड करना है उनकी कोई वायोलेशन हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, पहले यू आर द ऑडिट मैनेजर ऑन द क्लाइंट वेयर एनुअल सेल्स इज ₹640 मिलियन। एनुअल सेल कितनी? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एनुअल ऑडिट द फॉलोइंग टेबल वाज डेवलप्ड बाय एन ऑडिट टीम मेंबर टू कैटेगराइज द एनुअल सेल्स। एनुअल सेल को उसने कैटेगराइज कर दिया। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी है, कैटेगरी सी। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी दी हैं, अमाउंट्स भी दी है। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन भी है और अमाउंट्स भी है। सुहेल ए टीम मेंबर इज ऑफ द व्यू। जी भाई, वो फिजिकल क्लास में जाके देखें, आवाज ठीक जा रही है उधर।
Sohail, a team member is of the view that if verification of all the transaction in category A is carried out, there is no need to perform further procedure. कहता है थोड़ा सोचो तो सही, अगर 50 ट्रांजैक्शन सेलेक्ट कर लेते ना तकरीबन आधा काम तो, आधी ट्रांजैक्शन तो वेरीफाई हो गई, 50% काम तो हो गया, तो 100% थोड़ी करते हैं, ऑडिट में सैंपल पे करते हैं, तकरीबन 50% हो गया, तो ठीक नहीं है, नहीं है ठीक, क्यों ठीक नहीं है? हाँ जी, हर कैटेगरी में से सैंपल सेलेक्ट होना चाहिए जी। अच्छा चले ठीक है, आगे चलते। तो यहां पे 50 पहली कैटेगरी को अगर सबको सेलेक्ट कर लें तो बताइए क्या ये सफिशिएंट नहीं है? ये सब क्यों सफिशिएंट नहीं है? क्योंकि बाकी की आप कैटेगरी में से कोई भी सैंपल सेलेक्ट नहीं कर रहे होंगे और ये आपका सैंपल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा जो सैंपल है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन नहीं। क्यों नहीं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन होगा जी? आवाज ही नहीं आई, आवाज ही नहीं आई, नहीं फिर से शुरू कर लेते हैं। एक बार पढ़ तो लिया होगा आपने, पढ़ा भी नहीं क्या? सोए रहे हैं फिर? वो कह रहा है 640 मिलियन की टोटल सेल्स है, ये क्लासिफिकेशन है 300, 200, 140। सोहेल था जिसने असाइनमेंट नहीं की हुई थी कल वाली, वो आके कहने लगा कि ये है ना, ये 3 कैटेगरीज हैं, इनमें से सिर्फ कैटेगरी ए में से सारी आइटम को सेलेक्ट कर लो, 650 में से 50 को सेलेक्ट कर लो, अब बाकी को छोड़ दो। ये 50 ही तुम्हारे लिए 50% पॉपुलेशन को वेरीफाई कर देगी। कर ले क्या? क्यों नहीं करें? आप ये कह रहे हो कि बाकी की पॉपुलेशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए? नहीं, अगर सिर्फ एक कैटेगरी से सैंपल सेलेक्ट करेंगे तो वो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा। आप उसकी बेस पे उस कैटेगरी के बारे में तो ओपिनियन दे सकते हैं, बाकी की कैटेगरीज के बारे में ओपिनियन नहीं दे सकते। क्लियर होगी ये बात? तो इसका मतलब सोहेल है गलत। आगे चलते हैं। However, other team members do not agree and consider that proper sampling should be carried out from total population and categorization should be ignored. वो कह रहा है भाई सारी पॉपुलेशन में से सैंपल उठाना चाहिए, है? कैटेगराइजेशन को इग्नोर करो। सारी कैटेगराइजेशन भी अहम है। कैटेगराइजेशन हमारे सैम्पलिंग रिस्क को कम करती है, हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाती है, तो ये भी गलत है। इसने ये बात तो ठीक की कि सारी पॉपुलेशन में से सैंपल सेलेक्ट करो, लेकिन ये गलत की क्या? कैटेगराइजेशन इग्नोर नहीं करना। अच्छा, उसने कहा था सोहेल के ओपिनियन पे कमेंट करो, हमने कर दिया। उसने कहा था अदर टीम मेंबर्स के व्यू पे कमेंट करो, हमने कर दिया। सोहेल भी गलत, अदर टीम मेंबर्स भी गलत, हम सही हैं। तो बताइए फिर हमारा व्यू क्या है? हमारा व्यू क्या है भाई? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ जी। हाइब्रिड में सेकंड लास्ट बेंच पे जो स्टूडेंट बैठे हैं इनसे पूछे भाई, बताइए हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? फिर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जल्दी से बताइए। यार एक दूसरे को ना देते ट्रांसफर करते रहा करें, म्यूजिकल चेयर गेम थोड़ी। और यार जिसको माइक दिया गया वही बताए, जल्दी बता भाई। छुप क्यों क्या है? वो नीचे कर लिया, जल्दी बता। हाँ भाई, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? फिर क्या होना चाहिए? सारे सैंपल साइज में से, हाँ, सर्टिफिकेशन भी होनी चाहिए और हर क्लास में से आइटम्स को सिलेक्ट करना चाहिए। अच्छा मुझे बताइए, हर क्लास में से आइटम को सिलेक्ट करना चाहिए। अब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? क्योंकि आधी बात एक ने गलत की, आधी दूसरे ने की। एक ने कहा बाकी की पॉपुलेशन छोड़ दो, एक दूसरे ने कहा सर्टिफिकेशन छोड़ दो। तो हमने क्या करना है? दोनों नहीं छोड़ना। करेक्ट अप्रोच क्या होगी? सर्टिफाई की जाए, नंबर 2 आइटम को सेलेक्ट किया जाए। अच्छा, अब सेलेक्ट कैसे करना है ये भी बता दें। कैटेगरी ए में से सारी आइटम को सेलेक्ट कर ले, बी और सी में से सैम्पलिंग कर ले। बी में से ज्यादा सैंपल उठाए, सी में से ज्यादा सैंपल उठाए। कुछ बात समझ आई? कोई कंफ्यूजन? ये तो सबको पता है सोहेल गलत, अदर टीम मेंबर्स भी गलत। तीसरी रिक्वायरमेंट उसने पूछी नहीं, लेकिन हमने डिस्कस किया कि सही क्या है। फिर जब दोनों गलत हैं तो सही क्या है? तो सही यह है सर्टिफिकेशन भी हो और हर कैटेगरी में से आइटम्स भी सेलेक्ट हो। हर कैटेगरी से आइटम। भाई ये क्वेश्चन क्लियर? आगे चले। चलिए, इस तरह का अगर कोई और क्वेश्चन आए तो कर लेंगे। वीकेंड पे जो असाइनमेंट आपको मिलेगी उसमें इस तरह के क्वेश्चन हो, कर लेंगे। उसमें ऑडिट रिपोर्ट के भी कुछ क्वेश्चन हो जिसमें वो आपसे टाइप ऑफ ओपिनियन मांगे। जिस तरह का क्वेश्चन प्रीवियस टेस्ट में था
देख के आप हैरान तो हुए होंगे, नहीं आपको समझ आ गई थी क्वेश्चन की? उसमें ये पता चल गया था कि मिस स्टेटमेंट क्या है? मुझे नहीं लगता, हाँ, क्योंकि आपने उसके बाद कभी मुड़ के नहीं उस चैप्टर को देखा होगा उसके बाद, हाँ, इसीलिए तो वो उसके क्वेश्चन मैंने ज्यादा इंक्लूड किए, ताकि चैप्टर 4 ऑडिट रिपोर्ट, टाइप ऑफ ओपिनियन डिसाइड करना सीख लिया था ना, मटीरियलिटी कैलकुलेट करना भी सिखाया था ना। अब बात उधर चली पड़ी है, तो फिर बताइए, हमें किसी भी सिचुएशन में ये डिसाइड करना हो टाइप ऑफ ओपिनियन क्या देना है, सबसे पहले क्या फैसला करते हैं? 2 फैसले करते हैं जिस पे तीसरा फैसला डिपेंड कर रहा होता है। पहला फैसला क्या करना है? मटीरियलिटी नहीं होता पहला फैसला होता है कि ये मिस स्टेटमेंट है कि स्कोप लिमिटेशन। पहला फैसला क्या होता है? स्कोप लिमिटेशन। और ये आपको एग्जांपल से पता चलता है। अकाउंटिंग पढ़ी है ना आपने? अगर अकाउंटिंग के किसी रूल की वायलेशन हो, वो मिस स्टेटमेंट है, और ऑडिट एविडेंस कोई नाम मिल रहा हो, स्कोप लिमिटेशन है। अक्सर आपने ये सुना होगा कि ऑडिट पढ़ने के लिए अकाउंटिंग पढ़ा होना जरूरी है, अक्सर ये सुना, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा किसी के क्यों पढ़ना जरूरी है। वो रीजन मैं आपको बताता हूं। इसलिए कि ये जो डिसीजन करते हैं ना हम कि ये मिस स्टेटमेंट है कि नहीं, इसमें अकाउंटिंग का कंसेप्ट इन्वॉल्व हो रहा है। सिर्फ ये डिसीजन करने के लिए कि ये जो सिचुएशन हमारे सामने मिस स्टेटमेंट है कि नहीं, सिर्फ रिपोर्ट के इस क्वेश्चन में अकाउंटिंग का कंसेप्ट यूज होता है। लेकिन याद रखें, इसमें कोई बड़ी मुश्किल एडजस्टमेंट नहीं पूछता, इसमें सिर्फ इस तरह की एडजस्टमेंट पूछेगा, भाई क्लाइंट ने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की, मिस स्टेटमेंट है कि नहीं? ये रेंट के बाद डेटर बैड डेट हो गई, मिस स्टेटमेंट है कि नहीं? क्या मतलब? और ये रेंट के बाद मैंने कहा, गौर से नहीं सुना, ये रेंट के बाद डेटर बैड डेट हो गए, क्लाइंट ने रिकॉर्ड नहीं, मिस स्टेटमेंट है कि नहीं? मिस स्टेटमेंट है। क्यों मिस एडजस्टिंग इवेंट? याद है वो कहेगा इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट एनुअल पे रिकॉर्ड नहीं किया, मिस स्टेटमेंट है कि नहीं? इस तरह की मिस स्टेटमेंट है तो डिसीजन कर सकते हैं ना। तो रिपोर्ट के क्वेश्चन में पहला डिसीजन क्या होता है? मिस स्टेटमेंट का स्कोप लिमिटेशन। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है? इफेक्ट क्या है? इफेक्ट क्या है? इफेक्ट का रूल याद है कि भूल गया? याद है। 2 तरह की केस स्टडीज एग्जाम में, चाहे कैफ की केस स्टडी हो चाहे सीफैब की, मटीरियलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 तरह की केस स्टडीज होती हैं। या तो उसने क्वेश्चन में अमाउंट्स दी होती हैं प्रॉफिट वगैरह की, या अमाउंट्स नहीं दी होती। अगर अमाउंट्स दी होती हैं तो रूल मटीरियलिटी वाला अमाउंट्स वाला लगता है, और अगर अमाउंट्स नहीं दी हुई तो मटीरियलिटी का रूल कौन सा लगेगा? जो अमाउंट्स वाला नहीं है, दूसरा रूल है। अमाउंट वाला रूल क्या है? कि 5% ऑफ प्रॉफिट से कम की मिस स्टेटमेंट है, इंडिविजुअली या इन एग्रीगेट। अगर 5% से कम है इमटेरियल, अगर 5% से ज्यादा है इंडिविजुअली या एग्रीगेट, दोनों कह रहा हूं, तो वो मटेरियल है। 50% से ज्यादा तो परवेसिव। ये रूल कब लगेगा? भाई प्रॉफिट दिया होगा तो परसेंटेज लगाएंगे ना। अगर क्वेश्चन में उसने प्रॉफिट नहीं दिया होगा तो फिर आप देखेंगे कि इफेक्ट सिंगल एरिया पे है या मल्टीपल एरियाज पे। मिस स्टेटमेंट क्वेश्चन में एक ही है या मल्टीपल है? अगर मल्टीपल हो तो वो परवेसिव है, और अगर सिंगल एरिया हो तो वो मटेरियल भी हो सकता है, परवेसिव भी। तो अगर मल्टीपल एरियाज हो हम कहते हैं इफेक्ट इज परवेसिव, और अगर सिंगल एरिया में मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन हो हम, और अमाउंट नहीं दी हुई, हम क्या कहते हैं भला? इफ इट इज मटेरियल तो ये, इफ इट इज परवेसिव तो ये। बात समझ आई? तो बेसिक ध्यान में रखिएगा, मटेरियलिटी के लिहाज से रिपोर्ट के जितने भी क्वेश्चन है उन्हें 2 बड़े हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। एक वो क्वेश्चन जिसमें उसने प्रॉफिट वगैरह की फिगर दी होती है तो हम मटेरियलिटी कैलकुलेट करते हैं, और जिसमें प्रॉफिट वगैरह की फिगर नहीं दी होती उसमें फिर अज्यूम करते हैं। इफ मटेरियल तो क्वालिफाइड ओपिनियन, इफ परवेसिव तो एडवर्स ओपिनियन। ये बात समझ आई? ये इसलिए समझा रहा हूं ताकि घर जाके आप दोबारा से पढ़ें, याद आ जाए। वीकेंड में रिपोर्ट के क्वेश्चन आपको देने हैं, मैंने तैयार रही हैं ज़हनी तौर पे। आगे चलते हैं, सैम्पलिंग की तरफ वापस आ जाते हैं। 13B कहता है डिस्कस विद रीजंस। बताओ, सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज नहीं, रीजंस के साथ बताओ। एप्रोप्रिएटनेस ऑफ or otherwise of the following decisions taken by audits in different assignments। पूरे सैम्पलिंग के कंसेप्ट्स को इकट्ठा कर ले अपने जहन में। वो कह रहा है बताओ ये डिसीजन सही हुए कि नहीं हुए। सैम्पलिंग के डिसीजन किए हैं कुछ लोगों ने, हमने बताना है सही हुए कि नहीं। पहला फैसला जो किया उसने क्या, उसने कहा सैंपल साइज ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल वाज डिक्रीज्ड। सैंपल साइज ऑफ ड्यू टू इंक्रीज इन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन। सही के गलत? भाई क्यों गलत? अगर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन इंक्रीज है
सैंपल साइज फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल इंक्रीज होना चाहिए। शाबाश, क्लियर। तो बताइए क्वेश्चन में सिर्फ राइट रॉन्ग बता देना कि रीजन भी बतानी है कि डिक्रीज नहीं इंक्रीज होना चाहिए था। बी, इन व्यू ऑफ द इंक्रीज इन आइटम्स डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस दैट tolerable misstatement is not exceeded by actual misstatement in population, the auditor in senior increase the sample size of test of details in। अब ऑडिटर का डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस, ऑडिटर को ज्यादा लेवल ऑफ एश्योरेंस चाहिए, वो ज्यादा श्योर होकर देखना चाहता है कि टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है कि नहीं। श्योरिटी का लेवल बढ़ गया तो सैंपल साइज क्या होना चाहिए, सही बढ़ा रहा है। टेस्ट ऑफ डिटेल और मिसस्टेटमेंट मैच होते हैं, ठीक है। ये वो वाला दाव पेज नहीं उसने खेला जिसमें वो रेलिवेंट फैक्टर किसी और का होता है और इंपैक्ट किसी और पे होता है। चलिए, तो ये डिसीजन इसका क्या है, सही है, शाबाश। थर्ड, सैंपल साइज ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल वाज डिक्रीज्ड बिकॉज सैम्पलिंग वाज डन आफ्टर स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ डाटा। स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ डाटा जी, हाइब्रिड में थर्ड बेंच पे जो फीमेल स्टूडेंट वाला बेंच है, इसमें फर्स्ट वाले स्टूडेंट जी बताइए वो कह रहा है सैंपल साइज ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल डिक्रीज कर दिया क्योंकि तो ठीक, मेरा ख्याल है ठीक तो है जी। आप बताइए आपका क्या ख्याल है? ठीक है, शाबाश शाबाश। साथ वाले से पूछे वो आपके ख्याल से मुतफिक है कि नहीं, ये ठीक नहीं है, ये टाई हो गया भाई। तो अब फैसला आखिरी थर्ड वाले स्टूडेंट के हाथ में जी। अब बताइए, एक ने कहा ठीक है, एक ने ठीक नहीं है, आप बताइए आपका क्या कहना है? ये ठीक नहीं है, गलत फैसला किया है। क्यों ठीक क्यों नहीं है, रीजन बताइए जी। टेस्ट ऑफ डिटेल्स की वजह, शाबाश। ये जो सर्टिफिकेशन है मुझे बताइए, ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल का रेलिवेंट फैक्टर है टेस्ट ऑफ डिटेल्स का? टेस्ट ऑफ डिटेल का, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में तो नहीं है। लेकिन मेरी कॉमन सेंस कहती है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल में भी क्लासिफिकेशन हो सकती है। कॉमन सेंस कहती है कि क्या हुआ, जिस चीज के ऊपर स्टैंडर्ड ने गाइडेंस दे दी ना उसके ऊपर कॉमन सेंस नहीं लगती। तो सर्टिफिकेशन इज नॉट ए रेलिवेंट फैक्टर फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ये डिसीजन गलत है। एग्रीड। डी, सैंपल साइज ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल वाज इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, नॉट रेलिवेंट। देखा, वही दाव खेल गया हमारे साथ, ये हम पहले से तैयार थे, हमने कहा नहीं गलत कर। E, as the expected rate of deviation was unacceptably high, audit senior decided not to perform test of। अच्छा यहां पे सुन लें, अगर expected rate of deviation high हो, सैंपल साइज क्या होता है, इंक्रीज। और अगर unacceptably high हो फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म ही नहीं करते। अगर आपको पहले से ही पता चल, इसके एग्जांपल सुने, पहले से ही पता चल जाए कि कंट्रोल्स वीक हैं, कंट्रोल्स बहुत ज्यादा फारग हैं, पहले से ही पता चल जाए, तो यही है ना अनएक्सेप्टेबली हाई का मतलब। तो क्या आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करेंगे? नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं करेंगे टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म। तो ये इसका डिसीजन यहां तक ठीक है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन अनएक्सेप्टेबली हाई है, यहां तक डिसीजन ठीक है। आगे क्या कह रहा है, ऑडिट डिसाइडेड नॉट टू परफॉर्म टेस्ट, ठीक है, एंड कैरिड आउट टेस्ट ऑफ डिटेल ऑन 100% आइटम्स। ये अब आप भूल गए होंगे, ये डिसीजन ठीक है कि नहीं 100% टेस्टिंग वाला? हाँ जी, 100% आइटम्स टेस्टिंग कब होती है, वो हमने सिचुएशंस पढ़ी हुई हैं। ये मेरे भाई मुझे बताएंगे जो पीछे छुप के बैठे हुए हैं कि सर मेरे तक कभी आ ही नहीं सकते, हालांकि मेरा रिस्क ही ज्यादा कहां पे है, पीछे वाली पॉपुलेशन पे। बताइए मेरे भाई 100% आइटम टेस्टिंग कब होती है, जल्दी से बता दें, आपसे पूछ रहा हूं। जी जी, नहीं बताना, क्यों नहीं बताना? देखा आ गई ना मिस स्टेटमेंट सामने, और क्यों नहीं पढ़ के आए? भाई बताओ, उसकी तरफ इबरतनाक नजरों से देख रहे हो, खुद बताओ। पहला दिन ये नहीं, पहले पढ़ा हुआ ऑडिट, दूसरा दिन ये ले। अच्छा एक मशवरा दूं, चलती क्लास में जब कभी भी एडमिशन लेना हो ना, हमेशा उसके टीचर से मशवरा करके एडमिशन लिया करें, ठीक है, बेहतर यही होता है, ताकि टीचर आपको पहले तो ये बता दे आना चाहिए भी कि नहीं आना चाहिए, और अगर आना चाहिए तो फिर क्या एहतियाती तदाबीर करनी है आपने। भाई बता दे, तेरी मेहरबानी बता दे। 100% सैम्पलिंग, हम ये कह रहे हैं कि ये उसने गलत किया है। क्यों गलत किया है? क्योंकि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म ना करना इस चीज की रीजन नहीं होती कि टेस्ट ऑफ डिटेल 100% होना चाहिए, इसलिए कि 100% टेस्टिंग जिन एरियाज में होती है उसमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल की एग्जांपल थी नहीं कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल, क्या इसमें ये था कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स अगर नहीं कर रहे तो फिर 100% टेस्टिंग कर लो?
नहीं था। तो फिर क्या था कि किन एरियाज में 100% टेस्टिंग हो सकती है? स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंस, ठीक है, ये ई समझ आ गया। अनएक्सेप्टेबली हाई को अंडरलाइन कर लें, ये पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? और 100% टेस्टिंग को भी अंडरलाइन कर लें, इसके पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। जी इधर से कोई क्वेश्चन आ रहा था, क्या दोबारा बता दो। अच्छा, सिंपल कंसेप्ट है कि अगर हमारे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन हाई होगा ना, सिंपल, अनएक्सेप्टेबली हाई नहीं, सिंपल हाई होगा, तो फिर हम क्या करेंगे? हम बस बढ़ा देंगे। और अगर अनएक्सेप्टेबली हाई हो तो फिर करेंगे नहीं। भाई किसी को बुखार ज्यादा हो तो मेडिकेशन ज्यादा होनी चाहिए, और अगर किसी को खुदा ना खास्ता अनएक्सेप्टेबली हाई हो जाए, फिर डॉक्टर कहता नहीं भाई अब इसको खिलाए पिलाएं, वो उल्टा कहता है परहेज की बजाय इसको क्या कहते हैं, आखिरी 2-4 दिन आ गए इसको खिलाए पिलाएं। भाई ऐसे ही होता ना। उसी तरह टेस्ट ऑफ कंट्रोल, अगर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन हाई है सैंपल साइज बढ़ा देंगे, और अगर अनएक्सेप्टेबली हाई है तो फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म ही नहीं करेंगे। लेकिन अनएक्सेप्टेबली हाई का मतलब आपको पता होना चाहिए क्या है। अनएक्सेप्टेबली हाई का मतलब यह है कि डेविएशन इतनी ज्यादा है कि बेड़ा गर्क हुआ हुआ पॉपुलेशन का। तो जब डेविएशन इतनी ज्यादा हो तो हम तो कंट्रोल्स पे फिर रिलाई ही नहीं करते, हम तो कंट्रोल को टेस्ट ही नहीं करते। कंट्रोल्स को टेस्ट करने के लिए ना, टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करने के लिए बेसिक कंडीशन याद है क्या थी? कंट्रोल स्ट्रांग होने चाहिए, चैप्टर 3 में पढ़ा था। तो जब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन ही बहुत हाई है, इसका दूसरा मतलब क्या है? कंट्रोल्स फारग है, वीक है। तो जब वो बहुत ही ज्यादा फारग है तो फिर तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल करेंगे नहीं ना, यही सिखा रहा है इसमें। क्लियर? 100% टेस्टिंग पता चल गया ना कि उसमें ये रेलेवेंट फैक्टर नहीं था जी। सिग्निफिकेंट रिस्क विच कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय अदर मीन्स, ये भी था, ठीक है। अदर मीन्स विच कैन नॉट बी रिड्यूस, तो अगर अदर मीन्स से रिड्यूस हो सकता है तो फिर तो ये अदर मीन्स से हो सकता है ना। टेस्ट ऑफ डिटेल्स जी, पार्ट ए में भी यही था। कौन सा वाला पॉइंट? ई पॉइंट को पार्ट ए में ऐड कर सकते? नहीं, फर्क इसमें क्या है? जैसे में रखिएगा, ए पॉइंट है इंक्रीज इन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, ये और कंसेप्ट है, और अनएक्सेप्टेबली इंक्रीज वो कंसेप्ट और है। इसमें अनएक्सेप्टेबल कीवर्ड है, आगे चलते हैं जी। ये 2 केस स्टडीज हो गई, फिर इसके बाद अब फर्दर क्वेश्चन हमने करने हैं। जी डिफाइन एनोमलस एरर, हाउ शुड इट बी ट्रीटेड? एनोमलस एरर क्या है? डिफाइन करें भाई। वन ऑफ इवेंट, बस विच इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल एरर बाय टेम्परेरी इम्प्लाइड। How should it be treated at time of projecting sample errors to the population? प्रोजेक्शन करनी है तो क्या करना है? इसको उसमें प्रोजेक्शन में इंक्लूड नहीं करना, शाबाश। लेकिन बहरहाल ये मिस स्टेटमेंट है एनोमली से, तो इसको लिस्ट में इंक्लूड कर देंगे। उस लिस्ट का नाम क्या था? क्यूमुलेटिव एरर शेड्यूल, शाबाश। 14 है, ये भी केस स्टडी आ गई। कह रहा है यू आर द ऑडिट में रिक्वायर्ड कमेंट ऑन सैम्पलिंग अप्रोच अडॉप्टेड बाय ऑडिट टीम। इसमें भी हमने कमेंट अच्छा, कमेंट करने वाला क्वेश्चन केस स्टडी निस्बतन आसान होती है। इसमें हमने अपने पूरे उस टॉपिक के कंसेप्ट्स को इकट्ठा करके ये देखना होता है क्या गलत हो रहा है। किसी की गलती ढूंढना आसान होता है, खुद से ठीक करके चीज बनाना मुश्किल होता है। तो हमें गलती, तो हम कोई बात नहीं, हम उसे गलती बताएंगे और सजेशन भी देंगे ये करना चाहिए। खुद नहीं करेंगे, उसकी गलती बताएंगे। वो आपने वो छोटे होते वो सुना होगी ना, वो किसी पेंटर ने अब तस्वीर बनाई बड़ी शाहकार और चौक में लटका दी, कोई गलतियां तो दिखाए। शाम को तस्वीर ही नहीं थी, तो गलतियां नजर आ रही थी। तो हमने यही काम करना है जो उस अवाम ने किया। क्या? तस्वीर सामने लटकी हुई है, हमने उसमें गलतियां बतानी है क्या गलत है, और उसको कहना क्या होना चाहिए था, खुद नहीं करके दिखाना। ठीक है, खुद नहीं। तो इस तरह की केस स्टडीज आसान होती हैं।
कह रहा है यू आर द ऑडिट मैनेजर ऑन एप्पल डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ADL. While reviewing the audit planning documentation, you found that the audit team has selected 100 out of total of 2550 debtors for balance confirmation. मेरा ख्याल है पहली गलती तो यहाँ पे होगी, 2550 डेटर सिर्फ 100 सेलेक्ट की है। भाई ये डिपेंड करता है फैक्टर्स पे, हो सकता है इसमें सारे डिक्रीज के फैक्टर्स हों, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है कि ये कोई फैक्चुअल एरर नहीं है। बज़ाहिर लग रहा है कि सैंपल साइज कम है, लेकिन मे भी उसमें सारे उस ऑडिट क्लाइंट पे फैक्टर साइज रिड्यूस वाले हो। द डिटेल्स आर एज फॉलोज: 50 largest debtors constitute approximately 40% of total debtors. Out of these 10 have been selected. कहता है जो 50 बड़े बड़े थे ना उसमें से 10 उठा लिए मैंने, तो ठीक नहीं किया सारे। हाँ ये मुझे लग रहा है ये अदर टीम मेंबर वाली गलती है। अदर टीम मेंबर भी यही कह रहे थे स्ट्रेटिफिकेशन इग्नोर कर दो, सब में से उठाओ। हालांकि असल चीज क्या है, स्ट्रेटिफिकेशन के बाद जो टॉप वाली है ना हाई माउंट वाली, वो सारी सिलेक्ट कर लो। तो यहां पे गलती, हाँ अप्रोच कमेंट करते हैं, हम कहेंगे ये गलत है। क्या करना चाहिए था इसे, ऑल 50 डेटा शुड हैव बीन सेलेक्टेड बिकॉज दिस रिप्रेजेंट्स मेजर पॉपुलेशन। क्लियर हो गया ये, तो इसमें गलती कर दी इसने। नेक्स्ट, 90 अदर डेटा वर सेलेक्टेड थ्रू हैप्पीजर्ड सैंपलिंग। क्यों? रैंडम नहीं होनी चाहिए थी, स्टैटिस्टिकल नहीं होनी चाहिए थी। मैं पहले देखूंगा क्या उसने सैंपलिंग बताई है स्टैटिस्टिकल है कि नॉन स्टैटिस्टिकल, नहीं बताई तो ठीक है। इफ इट इज नॉन स्टैटिस्टिकल तो ओके, हैप्पीजर्ड ओके है। इफ इट इज स्टैटिस्टिकल तो हैप्पीजर्ड गलत है, इसके बजाय सिस्टमैटिक या रैंडम यूज होनी चाहिए थी। एग्रीड? ऑल डेटर्स तो दूसरा 50-50 है। इफ करके हमने बता दिया, एक इफ सही वाला है गलत, तो दूसरे को 50-50 रखते हैं। पहला गलत था, दूसरा 50-50। तीसरा, ऑल डेटर्स बिलो ₹5,000 वर इग्नोर्ड एज इमटेरियल। इमटेरियल एग्रीगेट होके मटेरियल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, तो ये भी उसने गलत किया, ये भी गलत किया। नेक्स्ट, बैलेंस ड्यू फ्रॉम, अच्छा ये जो है ना जिस तरह अभी भी हमारी क्लास में बैठा हुआ है, अभी भी बैठा हुआ है। हाँ ये जब सामने आएगा, जब ये केस स्टडी ऐसे मिलती जुलती केस स्टडी टेस्ट में आएगी तो वो यही चीजें दोबारा लिखेगा, फिर उस वक्त मैं आपको बताऊंगा ये कौन है। ठीक है, एग्जाम में से अब केस स्टडी आएगी तो ये गलतियां तो नहीं करेंगे, करेंगे आप। बैलेंस ड्यू फ्रॉम गवर्नमेंट एंड सम ऑफ द रिलेटेड पार्टीज वर इग्नोर्ड एज प्रायर ईयर वर्किंग पेपर शोड दैट दे नेवर रिस्पोंडेड टू रिक्वेस्ट फॉर कंफर्मेशन। ऐसे कहा ये बैलेंस इग्नोर कर दिए क्योंकि कभी इनका जवाब ही नहीं आया। तो अगर कभी जवाब ही ना आया हो तो इसको इग्नोर कर देना चाहिए कि अल्टरनेट प्रोसीजर की तरफ जाना चाहिए। जो क्या हो सकते हैं वो डिपेंड करता है, तो वो बताने की जरूरत नहीं। नंबर कम है, पहले उसने 3-4 चीजें पूछ ली है, एक नंबर के लिए और क्या बताएं उसको। ठीक है, अच्छा मेरा ख्याल ये है कि उसे इस केस में बैलेंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए था। हाँ ये कर सकता था, पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव कंफर्मेशन भेज देता, क्योंकि पिछले सालों में पार्टीज इग्नोर कर रही हैं, जवाब नहीं देती, तो नेगेटिव कंफर्मेशन में ये ठीक था। ये गलत है। पार्टीज का इग्नोर करना हमारी किस कंडीशन की वायलेशन है? नेगेटिव कंफर्मिंग पार्टी डिसरिगार्ड वाली। तो जब पता हो कंफर्मिंग पार्टी डिसरिगार्ड कर रही है, पे डिसरिगार्ड कर रहे हैं ना, तो नेगेटिव कंफर्मेशन भेजनी चाहिए। अच्छा नेगेटिव, अजीब बात है, नेगेटिव भेजनी नहीं चाहिए, पॉजिटिव का जवाब नहीं देते, तो करें तो क्या करें? इग्नोर। फिर भी नहीं करना, फिर अल्टरनेटिव प्रोसीजर होने चाहिए। क्लियर? आगे चलते हैं। क्वेश्चन में कोई टाइम शेम, ये शुरू में जो आप 15 मिनट मेरे असाइनमेंट पे जाया करते हैं ना, बैठे रहते हैं छुप के, जब मैं फौरी तौर पे कहता हूं खड़े नहीं, ये उस 15 मिनट का प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। एक्सप्लेन द स्टेप्स टू बी, जितना मर्जी क्लब लें पढ़ा के, तो जो मैंने डिसाइड करके पढ़ा के जाना। Explain the steps to be followed if the audit sampling has not provided a reasonable basis for conclusion about the population that has been tested। अगर सैम्पलिंग रीजनेबल बेसिस प्रोवाइड ना करे तो क्या करना चाहिए? बताइए क्या। एक मिनट जिससे पूछूं क्या करना चाहिए? अल्लाह जाने क्या करना चाहिए, हमें क्या, हमने कभी किया ही नहीं, ना कभी सैम्पलिंग की, ना कभी ऑडिट किया। इन्वेस्टिगेट,
अच्छा आप मुझे समझ रहे हैं कि मैं अक्लमंद हूँ? अक्लमंद को इशारा काफी होता है ना, तो सिर्फ इशारा। मैं बिल्कुल अक्लमंद नहीं हूँ, मुझे समझिए मैं बहुत बेवकूफ इंसान हूँ। इन्वेस्टिगेट बोले तो हाँ, मैनेजमेंट को पूछना, क्या पूछना है मैनेजमेंट से? ये है हवाई ऑडिट। हवाई ऑडिट कुछ नहीं याद किया हुआ, बताइए बताइए क्या कहेंगे जब हम इस नतीजे पे? ये असल में किस चीज की तरफ इशारा है, किस सिचुएशन की तरफ? जब प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट से एक्सीड हो रही होती है, ये उस तरफ इशारा है। उस सिचुएशन में क्या करेंगे? फर्दर प्रोसीजर आगे बोलना, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे और अपने प्रोसीजर को रिवाइज कर देंगे। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। यू आर द ऑडिट मैनेजर इन ए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म। वन ऑफ न्यूली हायर्ड ट्रेनी स्टूडेंट हैज आस्क्ड यू फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज एनोमली? अच्छा हो गया, ऐसे कह रहे हैं जैसे उस वक्त तो फौरन ही बता दिया था, ना उस वक्त आया था ना इस वक्त आएगा। क्या है एनोमली? वन ऑफ इवेंट, आगे एक्सप्लेन तो कर, नॉट रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल एम्प्लॉय टेम्परेरी। हाँ, व्हाट वुड हैपन इफ ए मिस स्टेटमेंट एस्टैब्लिश्ड एज एनोमली? अगर मिस स्टेटमेंट एनोमली है क्या करेंगे? प्रोजेक्शन में यूज नहीं करना, लेकिन स्टेटमेंट है इग्नोर भी नहीं करना, लिस्ट में इंक्लूड करना है, आइडेंटिफाइड लिस्ट में। इफ ए डेविएशन इज ऑब्जर्व्ड इन अ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, हाउ दिस वुड बी प्रोजेक्टेड? हाँ, नो प्रोजेक्शन in deviation in projecting deviation rate required, sample deviation rate is published, no explicit projection is made in test of control। जो सैंपल का डेविएशन रेट होता है वही पॉपुलेशन का होता है। नेक्स्ट वाइट हेयर जाए, डिफरेंशिएट बिटवीन टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट एंड परफॉर्मेंस। अच्छा, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को फिलहाल आप मटेरियलिटी ही समझे। पूरे ऑडिट में जहां कहीं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का लफ्ज आपके सामने आए, फिलहाल आपने क्या समझना उसको? मटेरियलिटी। इसको हाँ पेंडिंग है तो इसीलिए मैं पूछ नहीं रहा, लेकिन टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट तो पेंडिंग नहीं है ना। बताइए इसकी डेफिनेशन क्या है? मटेरियलिटी लेवल इन सब ऐसे ना करें मेरे साथ, अब मैं याद क्यों नहीं किया, भूल कर। टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट, इट इज द अमाउंट सेट बाय ऑडिटर फॉर व्हिच ऑडिटर ऑब्टेन एश्योरेंस दैट एक्चुअल मिस स्टेटमेंट इन पॉपुलेशन does not exceed from this time। और आगे नीचे एक और लाइन भी लिखी थी, it is application of performance materiality in sampling। ये लाइन लिखी हुई थी, याद किया हो तो पता चला। साफ कर लो, साफ कोई बात नहीं, ठीक है, फिर अगली दफा देखना क्या होता तुम्हारे साथ। बात चलो ठीक। तो ये किसने पढ़ना है? इतनी मेहनत करके भाई ने लिखा है हमारे लिए, नहीं? चलिए, तो फिर आपकी आज ही होम असाइनमेंट भी कोई नहीं होगी। अच्छा चलिए ठीक है, आज आप याशी करें। देखिए मैं खुद इतना जालिम नहीं हूं जितना आप समझते हैं। जिस दिन जरूरत नहीं है उस दिन मैं आपको असाइनमेंट नहीं देता, लेकिन जिस दिन असाइनमेंट जरूरी है उस दिन आपको करनी चाहिए। आज फुल याशी करें आप। आज का लेक्चर खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।